देखिए अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर चुके थे, उससे और भी दूसरे क्वेश्चन अपन देख लिए थे। अब अपन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 था, अपन ने जो अनसोल्व क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें कि कुछ अपन को सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, ठीक उसी प्रकार का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से है, दिया है, ये वैल्यूज आपको दी है। देखो क्या क्या दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू 0, इस तरह से दिया है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये अपन को दिया हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से एक वैल्यू दी गई है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इस एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं ए बी सी डी करके, यानी कि ध्यान देना कि एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चनों का समावेश है एक साथ। तो यहां पर भी क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये तो एक दे दिया। फिर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि आपको सही और गलत अपन को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, या यूं कह सकते हैं सत्य और असत्य अपन को इसके अंदर बताना है, इस आधार पर कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इस बेसिस पर अपन को बताना है। तो देखिए इसमें नंबर फर्स्ट, पहला जो कथन कहा है इन्होंने, ये कह रहे हैं ए बी सी तथा डी में से, ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक, ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। प्रत्येक शून्य सदिश है। आंसर अपन इस कथन के साथ साथ ही लिखेंगे, या यूं कह सकते हैं इसकी व्याख्या कर दें। चलो इसे आंसर लिख देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू अगर 0 है, तो ये कह रहे हैं कि a b c और d प्रत्येक ही क्या है, शून्य है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है? तो मैं कह रहा हूं ये जो कथन है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इन चारों का योग 0 होने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक का मान भी 0 ही हो। ये ऐसे भी अन्य प्रकार से भी 0 हो सकता है, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस फिर ब्रैकेट में सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे भी तो 0 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक ही क्या हो, 0 हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कथन कैसा है, सही नहीं है। पहले तो ये हम पर आंसर देते हैं कि ये कथन कैसा है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर प्रत्येक शून्य सदिश हो। 4 सदिशों का योग अन्य प्रकार से भी शून्य हो सकता है। सही नहीं है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर व डी वेक्टर, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर व डी वेक्टर प्रत्येक शून्य सदिश है। प्रत्येक शून्य सदिश है।
क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर व डी वेक्टर प्रत्येक क्या है, शून्य सदिश है। क्योंकि चार सदिशों का योग, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर प्रत्येक शून्य सदिश है, चार सदिशों का योग चार सदिशों का योग अनेक प्रकार से शून्य हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो टोटल जीरो है ये शून्य तभी आए जबकि इनके मान शून्य हो, ये अन्य दूसरे प्रकार से भी शून्य हो सकता है। शून्य सदिश हैं, चार सदिशों का योग अनेक चार सदिशों का योग अनेक अन्य प्रकार से भी शून्य हो सकता है। कैसे कैसे देखो, जैसे मैं कह दूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या कह रहा हूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो। अगर ऐसा हो तब भी ये मान क्या होगा, शून्य होगा। चलो इस वैल्यू को अपन यहां लिख देते हैं। जैसे अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो, तो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो भी ये शून्य संभव है। तो अपन यो कह सकते हैं कि इन चारों का योग शून्य होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ए बी सी और डी के मान भी क्या हो, शून्य हो। तो पहला कथन कैसा है, सही नहीं है। नंबर सेकंड देखो, इस ए के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए प्लस सी का परिमाण, ए प्लस सी का परिमाण, ए प्लस सी का परिमाण बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। ये कह रहे हैं कि a प्लस सी का परिमाण b प्लस डी के परिमाण के बराबर है। क्या ये कथन सही है या गलत है? तो देखिए, इसमें अपन कह सकते हैं ये कथन कैसा है, सही है। कैसे सही है ये अपन को प्रूफ करना है। देखो, क्योंकि अपन क्या जानते हैं कि a प्लस सी जो वेक्टर है, यानी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर में कह सकता हूं। ये सही है क्योंकि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बिल्कुल इस तरह से भी अपन इसे लिख सकते हैं। तो ये बात वही तो हुई भाई, ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर रहने दिया, बी वेक्टर को इधर ट्रांसफर किया मैंने जीरो के इधर। तो आप क्या देखेंगे, देखो इसी से लिख के बता दूं मैं, इसी इक्वेशन को जो इन्होंने अपन को दी गई है, देखो इसी से प्रूफ कर दें। देखो आपको जो इक्वेशन इन्होंने दी है क्वेश्चन के अंदर, वो इक्वेशन ये दिए। क्या इक्वेशन दिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दिए। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप। किस किस को ले जाऊंगा इस तरफ में, ये हो गया है माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, या इसे ही मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस
बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है जैसा कि ऊपर अपन ने पहले ही सिद्ध कर लिया था। एक चीज़ ध्यान हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ यो मैं कह सकता हूँ ये मान कैसा है, यथार्थ है। ये मान अगर मेरे पास यथार्थ है, इसका मतलब इसका परिमाण इसके परिमाण के क्या कर सकता हूं मैं, बराबर है और विपरीत दिशा में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें कि यह है, ये जो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आया है, इसके लिए क्या कह सकता हूं, यह है यथार्थ है। ये कैसा है, यथार्थ है। अतः यूं कहा जा सकता है। तो इसके आगे के स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं। अतः के बाद वाले स्टेप को देखो तो मैं कह सकता हूं अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर, अतः ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का परिमाण जो अपने पास आ रहा है बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के परिमाण के तुल्य होगा, के परिमाण के तुल्य, के परिमाण के तुल्य तथा विपरीत दिशा में होगा, तथा विपरीत दिशा में होगा, के परिमाण के तुल्य तथा विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए अपन ने दो पार्ट तो इसके सोल्व कर लिए हैं, अब थर्ड और फोर्थ को और सोल्व करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, यानी इस बेसिस पर अपन को सोल्व करना है। ये कौन सा, ये जो स्टेप्स अपन को दी गई है, यानी इसी के बेसिस पर अपन को ये सारे पार्ट जो है इसके सोल्व करने हैं। क्या दी गया है अपन को, देखो स्टेप्स के अंदर कि इन्होंने कहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। इस बेसिस पर सिद्ध करना था। पहला तो ये सिद्ध करना था कि क्या ये चारों, ये टोटल शून्य होने के लिए ए बी सी और डी चारों का मान शून्य होना जरूरी है, नहीं, ये अपन ने प्रूफ कर लिया। फिर सेकंड में क्या कहा कि ए प्लस सी का जो परिमाण है वो अपन ने बी प्लस डी के परिमाण के बराबर कर लिया, उसी से अपन ने प्रूफ किया है। अब इसी में अपन नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नंबर थर्ड इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि ए का परिमाण ये जो ए बी सी डी है उसमें क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर ए का परिमाण बी सी तथा डी के, बी सी तथा डी के ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, ये इसमें कहा है।
अब देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। पहले तो किस आधार पर, इस आधार पर कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो मैं कह सकता हूं कि ए का परिमाण बी सी और डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। ये कथन कैसा है, सही है। अब ये कथन अगर सही है तो इसे अपन को प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, आपको जो दिया गया है वो देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया है, 0 आया है। तो अब अगर इससे मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू देखूं तो देखो भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ट्रांसफर कर लिया मैंने। या मैं कह सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यानी कि मेरे पास इक्वेशन यूं आ जाती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अगर मैं ए का परिमाण देखूं तो देखो, अगर यहां पर बात किसकी हो रही थी भाई, परिमाणों की, तो अगर मैं यूं कह दूं इसके अंदर, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण के इसके परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन उससे क्या होगा, बराबर या यूं कह सकते हैं अपन, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण, देखो इसलिए ए वेक्टर का परिमाण, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसलिए ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के परिमाण के तुल्य होगा। के परिमाण के तुल्य होगा। परंतु ध्यान रहे, देखो इसके ए वेक्टर का परिमाण बी सी और डी वेक्टर के परिमाण के तो तुल्य होगा। परंतु अगर मैं इसे ऐसे कहना चाहूं, देखो ये अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं छठे क्वेश्चन के अंदर कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये जो परिमाण आ रहा है इज लेस देन या इक्वल होगा ये ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण प्लस सी वेक्टर का परिमाण, जो कि अपन छठे क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। तो देखो ये अपन जानते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण तो इनके परिमाण के तुल्य होगा, लेकिन ये भी होता है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज लेस देन या इक्वल ए वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण प्लस सी वेक्टर का परिमाण होता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि ए वेक्टर का परिमाण इनके परमाणु योग से कभी अधिक नहीं हो सकता। अतः ए वेक्टर का परिमाण, क्योंकि ये इससे कम ही तो आ रहा है, अतः ए वेक्टर का परिमाण, अतः ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर सी वेक्टर व डी वेक्टर के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। ये लो, इसके तुल्य हो गया है लेकिन उससे कभी भी अधिक नहीं होगा। यानी कि ये जो अपने पास कथन जो था नंबर थर्ड में कि ए का परिमाण इनके परमाणु योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, वो कथन क्या है, सही है, जिसको अपन ने यहाँ प्रूफ कर लिया। ये उसकी अपन ने उत्पत्ति उसकी जो है यूँ कह सकते हैं उसका प्रूफ लिख लिया। अब नंबर फोर्थ वाला पार्ट है वो भी अपन अब इसका सोल्व करते हैं। देखिए नंबर फोर्थ क्या कहता है, इस एक कॉन्सेप्ट के बेस पर, यानी कि ये जो इन्होंने कहा एक शर्त रखी है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस बेसिस पर 4 क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे हैं।
देखिएगा नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, वो क्या कह रहे हैं, यदि ए तथा डी संरेखीय नहीं है, यदि ए तथा डी संरेखीय नहीं है, यदि ए तथा डी कैसे है, संरेखीय नहीं है, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी अवश्य, यदि ए तथा डी संरेखीय नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के, अवश्य ही ए तथा डी के, तो b प्लस सी अवश्य ही a तथा d के समतल में होगा, d के समतल में होगा, और यह a तथा d के अनुदिश होगा, और यह a तथा d के अनुदिश होगा, और ये ए तथा डी के क्या होगा, अनुदिश होगा, यदि वे संरेखीय हैं, यदि वे संरेखीय हैं। देखो ये कथन कह रहे हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, पहले तो ये अपन को जवाब देना है कि ये सही है या गलत है, तो मैं कह देता हूं कि कथन क्या है, ये सही है, कथन सही है। अब कैसे सही है ये अपन को प्रूफ करना है। पहले देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको, और इसमें कह रहे हैं कि ए और डी कैसे है, संरेखीय नहीं है, ए और डी कैसे है, संरेखीय नहीं है, तो b प्लस सी अवश्य ही a और d के क्या है, समतल में होगा, संरेखीय नहीं है तो, और a और d के अनुदिश होगा यदि वे संरेखीय है, यानी कि संरेखीय नहीं है तब तो a और d के समतल में होगा, a तथा d के क्या होगा, समतल में होगा, और a और d के अनुदिश होगा, और यदि वे कैसे हैं, संरेखीय हैं। ये अपन को, ये जो कथन इसने कहा है, ये अपने आप में एक थ्योरी या कॉन्सेप्ट बन गया है। अब देखिएगा अपन इसे लिखें, आपको जो दिया गया है वो कॉन्सेप्ट देखिए। पहले आपको दिया है इन्होंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये अपन को दिया गया है। या इसे मैं यूं भी कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं, देखो मैं इसे कह सकता हूं b प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि यही तो कह रहे हैं a और d और b और c, तो मैं b और c को, क्योंकि आपको पता है कि सदिशों का जो योग होता है साहचर्य और क्रम विनिमय नियम की क्या करता है, पालना करता है। अगर साहचर्य और क्रम विनिमय नियम की अगर ये पालना कर रहा है तो इस बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूं, इसे b प्लस सी का जो योग है, यानी कि जो मैंने इस तरह से लिख दिया है, तो यूं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसी को मैं b वेक्टर प्लस सी वेक्टर का योग प्लस a वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कह दूं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अब अपन जानते हैं कि देखो सदिश b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सदिश b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर साथ में कौन लिखता हूं, a वेक्टर व d वेक्टर का परिणामी सदिश शून्य, a वेक्टर व d वेक्टर का परिणामी सदिश शून्य का परिणामी सदिश शून्य उसी अवस्था में होगा, शून्य
उसी अवस्था में होगा, का परिणामी सदिश शून्य उसी अवस्था में होगा। किस अवस्था में? देखिए ये मैंने कहा ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर व डी वेक्टर का परिणामी सदिश शून्य उसी अवस्था में होगा जब ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। जब ये तीनों से तात्पर्य बी प्लस सी, एक ए और एक ये डी, यानी तीन हो गए, होगा जब ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। अगर ये एक ही तल में स्थित हैं तो ये शून्य होगा, यानी कि ए व डी के समतल में होगा। संरेखीय नहीं है तो ये बात अपने पहला कथन तो क्या है, शून्य सिद्ध हो गया कि तीनों एक ही तल में स्थित हैं। अतः अपन यूं कह सकते हैं, अतः बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अतः बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अवश्य ही ए वेक्टर व डी वेक्टर, अतः बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अवश्य ही ए वेक्टर व डी वेक्टर के समतल में होगा, के समतल में होगा। ये अपन ने यहां पर ये चीज क्या कर ली है, प्रूफ कर ली है। अब देखिएगा एक चीज और, यदि ए वेक्टर व डी वेक्टर संरेखीय है, यानी कि अगला जो पार्ट था यहां तक तो क्या किए कि समतल में होगा और ए और डी के अनुदिश होगा यदि वे कैसे हो, संरेखीय हैं। तो अगले पार्ट का भी मैं इसमें सॉल्यूशन देख लूं तो देखो मैं कैसे क्या प्रूफ कर सकता हूं कि यदि ए वेक्टर व डी वेक्टर, यदि ए वेक्टर व डी वेक्टर, यदि ए वेक्टर व डी वेक्टर संरेखीय है, संरेखीय हैं, यदि ए वेक्टर व डी वेक्टर संरेखीय हैं तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर व डी वेक्टर, ए वेक्टर व डी वेक्टर के क्या होगा, अनुदिश होगा। ये लीजिए, ये अपने पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक मेंटल एबिलिटी टाइप्स का अपने पास क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है जो कि कॉन्सेप्ट बेस है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अपनी ही बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी अदिश राशि के बारे में एक कथन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कथन पहले तो ये बताओ कि सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो उसका स्पष्टीकरण उदाहरण सहित दीजिए, असत्य है तो भी उसका स्पष्टीकरण उदाहरण सहित क्या करना है, अपन को देना है। तो अगला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको और अपन सोल्व करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 24 जो अपनी बुक का है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर देखो 6 और 7 दोनों जो कि कई क्वेश्चनों का समूह था, अपन ने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 24 अपन सोल्व करेंगे उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन हैं। तो आप गौर कीजिए, जैसे इस चैप्टर में करीब 30-32 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चनों के पार्ट दिए हुए, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। और एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। उनकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये, यानी इन्होंने थ्योरी को क्लियर करने का जो प्रयास किया है वो किया है इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही किया है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। इसलिए अपन इसके क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और लगभग सभी क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग रहता है या रह जाता है तो उसे आप सोल्व करने का अवश्य प्रयास करें। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24,
मैं क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को क्या करना है? अपन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं कारण व उदाहरण सहित एवं कारण तथा उदाहरण सहित बताइए कि क्या ये सत्य है या असत्य। सहित बताइए कि ये सत्य है या असत्य। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई। अब देखिएगा, सत्य है असत्य, ये किसके लिए कह रहे हैं? एक कॉमन स्टेटमेंट है, अदिश वह राशि है। आदेश वह राशि है, अदिश वह राशि है जो। अब देखिए इसके कथन दिए गए हैं, नंबर ए बी सी करके है। नंबर ए जो कथन इसके लिए कहा गया है अदिश राशि के लिए, वो ये कह रहे हैं कि किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो देखिए पहला अपन ने लिखा है कि किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कथन कह रहे हैं किस राशि के लिए कह रहे हैं? अदिश राशि के लिए कह रहे हैं कि अदिश वह राशि है, यानी कि ये कॉमन है और ये कॉमन शब्द क्या है? सभी क्वेश्चनों के लिए अप्लाई हुआ कि अदिश वह राशि है जो नंबर फर्स्ट किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। क्या ये कथन सत्य है असत्य है? तो देखिए ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि अदिश राशि का एग्जाम्पल देखिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि होती है। और ध्यान रहे टक्कर अपन जो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 6 पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के नाम से, उसी में टक्कर के नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे। वहां अपन पढ़ेंगे टक्कर का एक प्रकार, वो पढ़ेंगे अप्रत्याश टक्कर। यानी ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर को दो प्रकार का बनाया गया है, प्रत्याश टक्कर और अप्रत्याश टक्कर। प्रत्याश टक्कर का मतलब वह टक्कर जिसमें संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी अगर संरक्षित रहती है तो उस टक्कर को कहा जाता है प्रत्याश टक्कर। और अगर केवल संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो उस टक्कर को कहा जाता है अप्रत्याश टक्कर। तो अप्रत्याश टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो रहा है, जो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये चीज स्पष्ट हो गई कि ये कथन क्या है? गलत है, कि अदिश राशि वह राशि है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखेगा, उत्तर देखें अपन इसका। तो अपन कह सकते हैं ये कथन कैसा है? असत्य है, यानी कि फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि गतिज ऊर्जा जो एक अदिश राशि है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो एक अदिश राशि है। देखो एग्जाम्पल से प्रूफ कर रहे हैं अपन इस बात को, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो एक अदिश राशि है अप्रत्याश
अप्रत्यास्थ टक्कर में अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित नहीं रहती। संरक्षित नहीं रहती। ये लो, पहले क्वेश्चन का अपन को जवाब मिल गया है कि वो सत्य है या असत्य है और क्यों है। सेकंड ये कह रहे हैं कभी ऋणात्मक नहीं होती। कभी ऋणात्मक नहीं होती। देखिए भाई, सेकंड जो कथन इसने कहा है, पहला कथन तो ये था, ये अपन ने क्लियर कर लिया। सेकंड कथन कह रहे हैं कभी ऋणात्मक नहीं होती। ये कथन भी असत्य है। कैसे असत्य है, गौर कीजिए। तापमान यानी कि टेम्परेचर जो कि एक अदिश राशि है, सेल्सियस पैमाने पर उसका मान ऋणात्मक भी आ जाता है अपने पास। -210, -105 ऋणात्मक मान उसका संभव है। इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा जो कि एक अदिश राशि है, उसका भी मान क्या होता है बद्ध माध्यम के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए स्थितिज ऊर्जा की बात करें अपन तो कैसा आता है, उसका मान ऋणात्मक आता है। यानी ये जो कथन है कि अदिश वह राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये कथन कैसा है, असत्य है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, असत्य। उत्तर आ गया है इसका भी असत्य। असत्य अपन ने लिख दिया है। क्यों है, क्योंकि अपन यूं कह सकते हैं कि ताप जो कि अदिश राशि है, सेल्सियस पैमाने पर ऋणात्मक मान ले सकती है। इसी प्रकार इस ऊर्जा भी बद्ध निकाय में कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो असत्य, क्योंकि ताप जो कि अदिश राशि है, ताप जो कि अदिश राशि है, का मान सेल्सियस पैमाने पर ऋणात्मक संभव है। इसी प्रकार ऋणात्मक मान क्या है, उसका संभव है। इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं, इसी प्रकार इस ऊर्जा बद्ध माध्यम में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा बद्ध माध्यम में ऋणात्मक होती है। देखिए, बद्ध माध्यम से तात्पर्य जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का युग्म हो गया, वो एक तरह का बद्ध माध्यम है। वहां आप गौर करेंगे, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुल स्थिर ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहां अपने पास दो क्वेश्चंस अपने पास सोल्व हो गए हैं। नंबर सी कथन क्या कह रहे हैं अदिश राशि के लिए, वो देखिएगा। विमाहीन होती है, विमाहीन होती है। ये कह रहे हैं कि ये कथन भी सत्य है या असत्य है। तो मैं कह दूंगा कि भैया ये विमाहीन होती है। जब कैसे कह सकते हैं अपन कि विमाहीन हो, बहुत सारी राशियां अदिश हैं लेकिन कभी भी वो विमाहीन नहीं है, तो ये कथन भी असत्य हुआ। कैसे, जैसे कि ऊर्जा की बात करूं, ऊर्जा एक अदिश राशि है लेकिन उसकी विमा होती है m1l2t-2 हो गई। इसकी घनत्व है, घनत्व भी एक अदिश राशि जिसकी विमा होती है m1l-3। तो अपन ये कह सकते हैं ये कथन भी कैसा है, असत्य है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अदिश वह राशि है जो विमाहीन होती है। नहीं, गलत है ये कथन। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप,
असत्य है। कैसा लिखेंगे अपन इसका? असत्य। क्योंकि घनत्व, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि ऐसी अदिश राशियां हैं। क्योंकि घनत्व, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि ऐसी अदिश राशियां हैं जिनकी की विमाएं होती हैं। और ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कह रहे हैं कि असत्य कथन रहा, क्योंकि विमाहीन होती है, क्योंकि घनत्व, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि ऐसी अदिश राशियां हैं जिनकी क्या होती है? विमाएं होती है। जबकि कह रहे हैं कि विमाहीन होना चाहिए। तो यहां अपन ने इसके ए, बी और सी यहां तक के पार्ट को अपन ने क्लियर कर लिया। अगला पार्ट अपन फिर देखते हैं क्या ये कह रहे हैं उस पार्ट के अंदर। देखो यहां से मैं क्लियर कर देता हूं। यहां समझ गए, ये कॉमन है इन सभी के लिए स्टेटमेंट। अदिश वह राशि है जो नंबर फर्स्ट किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, नहीं गलत है। कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये भी गलत है। विमाहीन होती है, ये भी गलत है। अब नंबर सी के बाद नंबर डी और ई की बात और करते हैं अपन। देखिएगा भाई, नंबर डी कथन क्या कह रहे हैं अदिश राशि के लिए? कि किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती। किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, किसी स्थान पर एक बिंदु से, किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच अदिश वह राशि है, इसको कॉमन पढ़ना है सबके साथ साथ, जो किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती। ये कह रहे हैं। तो देखिए भैया, इसका भी उत्तर क्या लिखेंगे आप? पहले तो ये बताना है कि ये कथन भी सत्य है या असत्य है। तो मैं कह दूं ये कथन भी क्या है? असत्य है, फॉल्स है। क्यों है इसका अपन एग्जाम्पल देखें। गुरुत्वीय विभव और वैद्युत विभव जो कि अदिश राशि है, इनके मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न स्थान पर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। गुरुत्वीय विभव और वैद्युत, इसका मतलब ये कथन भी क्या हुआ? असत्य हो गया। क्योंकि तो देखो, किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती है, कथन कैसा है? असत्य है। क्यों है असत्य? अपन ने कारण जान लिया। क्योंकि गुरुत्वीय विभव, एग्जाम्पल भी लिए साथ साथ, क्योंकि गुरुत्वीय विभव वे विद्युत विभव, ध्यान रहे गुरुत्वीय विभव तो आप अध्याय नंबर 8 में पढ़ेंगे। यानी अपनी जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो गुरुत्वाकर्षण वाला है। उस चैप्टर के अंदर आप गुरुत्वीय विभव पढ़ेंगे और विद्युत विभव आप कक्षा 12 के अंदर पढ़ेंगे इसे। तो यहां मैं कह रहा हूं ये कथन असत्य है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव वे विद्युत विभव, क्योंकि गुरुत्वीय विभव वे विद्युत विभव जो कि अदिश राशि है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव व विद्युत विभव जो कि अदिश राशि है के मान
के मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, के मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। ये लीजिए। फिर नंबर ई और लास्ट पार्ट है इस अदिश वाले का। क्या कह रहे हैं अगले कथन में? देखो ध्यान रहे, चारों कथन असत्य निकल चुके हैं। अब एक लास्ट कथन है जिसकी अपन अब बात करने जा रहे हैं। वो कथन ये कह रहा है कि अदिश वह राशि है जो उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान रखती है। अदिश राशि है जो उन सभी, ये लाइन सबके साथ कॉमन चलेगी, जो उन सभी प्रेक्षकों, जो उन सभी प्रेक्षकों यानी कि प्रेक्षित करने वाले, उन सभी प्रेक्षकों के लिए, उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान, के लिए एक ही मान रखती है। उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से, चाहे अक्षों से, उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो। अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो। देखो ये कथन है। तो अब देखिए इस कथन के लिए आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है और उसको उदाहरण सहित आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए मैं कह दूं ये क्या कह रहे हैं, अदिश वह राशि है जो उन सभी प्रेक्षकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। अब ये सत्य क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं। क्योंकि सत्य है क्योंकि अदिश राशि का मान निर्देशांक अंकों के झुकाव पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि सदिश का तो निर्भर करता है, अदिश का नहीं करता है। क्योंकि अदिश राशि का मान, क्योंकि अदिश राशि का मान निर्देशांक अंकों के, निर्देशांक अंकों के झुकाव, ध्यान रखना सदिश का निर्भर करता है, निर्देशांक अंकों के झुकाव पर निर्भर नहीं करता, के झुकाव पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। अब इसके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है, ताप है, निर्देशांक अक्ष पर निर्भर करता नहीं, द्रव्यमान का जो मान है ये। तो अपन कह सकते हैं जैसे अदिश राशि अपन ले रहे हैं, जैसे द्रव्यमान, ताप इत्यादि। ये लीजिए यहां अपने पास अदिश के लिए 5 स्टेटमेंट अपने पास दिए हुए थे। उन 5 स्टेटमेंट के अंदर से अपने पास 4 स्टेटमेंट तो इसके अंदर गलत सिद्ध हुए और एक स्टेटमेंट क्या हुआ, उसका सही सिद्ध हुआ। अब अपन इसका और छोटा सा और एक क्वेश्चन और देख करके फिर इसके आगे के पार्ट को अपन शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर और रह रहे हैं तो उनको आप सोल्व करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस ही जो है कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर करेंगे इसके अंदर।